नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। सभी ग्राहकों को दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत हीरो के भरोसे के साथ इस त्योहार दीजिए अपनी जिंदगी को एक नई रफ्तार और जुड़िए 9.5 करोड़ हीरोज के साथ। कम शुरुआती डाउन पेमेंट रुपए 4,999, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स रुपए 7,000 तक, कम ब्याज दर 6.99%, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स रुपए 2100 तक, कैश डिस्काउंट रुपए 3,000 तक, एक्सचेंज टॉपअप बेनिफिट्स रुपए 2,000 तक, लॉयल्टी टॉपअप बेनिफिट्स रुपए 2,000 तक, कारपोरेट टॉपअप बेनिफिट्स रुपए 7,500 तक का पेटीएम कैशबैक। हीरो HF डिलक्स, हीरो डेस्टिनी 125 हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335। जिले में प्रारंभ हुई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। 85,000 मीट्रिक टन बढ़ाई भंडारण क्षमता। अब मिलर्स भी केंद्र से सीधे उठा सकेंगे धान। 17% से अधिक नमी होने पर धान को पड़ेगा सुखाना। पहले दिन अधिकांश खरीदी केंद्रों में पसरा रहा सन्नाटा। राज्य मंत्री कावरे ने नाहरवानी में किया शुभारंभ। चंदा नहीं देने पर 14 परिवारों को किया गया बहिष्कृत। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से की मामले की शिकायत। लामता थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोते का है मामला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि की जा रही है मामले की जांच। आदिवासी परिवार के साथ युवकों ने की मारपीट। घटना में एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। रामपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झाड़गांव का है मामला। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आरोपी हुआ फरार। अब समाचार विस्तार से। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने के लिए 172 केंद्र बनाए गए हैं। 17 नवंबर से इन धान उपार्जन केंद्रों का शुभारंभ किया गया, लेकिन इनमें से ज्यादातर उपार्जन केंद्रों में पहले दिन सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। बालाघाट नगर मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गोंगलई में बनाए गए धान उपार्जन केंद्र में धान उपार्जन को लेकर समिति तैयार दिखाई दी, लेकिन किसानों का आना समिति के लिए चिंता का सबब बना रहा। हालांकि जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा ग्राम नाहरवानी में किया गया। किसान अनाज उपजाने के लिए अपने खेत में कड़ी मेहनत करता है। किसान को उसकी मेहनत का सही दाम मिले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का इंतजाम किया गया है। हमारी सरकार किसानों का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदेगी और उसे परेशान नहीं होने देगी। जरूरत पड़ने पर धान खरीदी की अंतिम तिथि 16 जनवरी से भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। ये बातें राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार और जल संसाधन विभाग रामकिशोर नानो कावरे ने मंगलवार को ग्राम नाहरवानी के समर्थन मूल्य पर खरीदी के शुभारंभ कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने तौल कांटों की पूजा कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। अपने सामने एक किसान का धान तौल कराया। इस दौरान उन्होंने धान की नमी और अशुद्धि मापने की प्रक्रिया को भी देखा। राज्य मंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर उपार्जन में हर वर्ष कुछ समस्या आती है, लेकिन उन समस्याओं को दूर कर हर बार व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि वो किसानों से अच्छा व्यवहार करें और उनसे शालीनता के साथ बात करें। खरीदी केंद्र किसानों की मदद के लिए बनाए गए हैं, न कि किसानों के लिए समस्या पैदा करने के लिए। समिति प्रबंधक की भी जिम्मेदारी है कि वो हर दिन अपने केंद्र में देखें कि किसानों को कोई समस्याएं तो नहीं है। सभी खरीदी केंद्रों पर किसानों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो और पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम हो। जरूरत पड़ने पर किसानों के लिए रात में रुकने का भी इंतजाम किया जाए।
कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि पुराने अनुभवों के आधार पर इस बार धान खरीदी की व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। बालाघाट जिले में सबसे अधिक 172 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार धान के परिवहन के टेंडर होकर परिवहनकर्ता से अनुबंध भी किया जा चुका है और जिले में 85,000 मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मिलर्स को भी कस्टम मिलिंग के लिए 30% धान सीधे उठाने की अनुमति दी गई है। इस व्यवस्था से खरीदी केंद्रों पर धान का अधिक भंडारण नहीं हो पाएगा और धान का उठाव न होने के कारण खरीदी प्रभावित नहीं होगी और किसानों को समय पर भुगतान भी होगा। उन्होंने बताया कि वर्ष में जिले के 1,18,000 से ज्यादा किसानों का पंजीयन किया गया है। किसानों से 1,868 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। हालांकि धान खरीदी के पहले दिन बालाघाट नगर मुख्यालय से सटे ग्राम गोंगलई में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। यहां खरीदी केंद्र प्रभारी के द्वारा तौल कांटे का पूजन अर्चन किया गया और किसानों की राह देखते रहे, लेकिन शाम तक किसान खरीदी केंद्र नहीं पहुंचे। इस संबंध में जानकारी देते हुए खरीदी केंद्र प्रभारी जियालाल लिल्हारे ने बताया कि केंद्र के माध्यम से 19 नवंबर तक के 35 किसानों को मैसेज भी भेजा गया है। खरीदी केंद्र में 879 किसान पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को मैसेज भेजा जा चुका है, लेकिन आज किसान नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश किसानों की धान में नमी है, जबकि कुछ किसानों की गहानी पूरी नहीं हुई है। शायद इसीलिए किसान खरीदी केंद्र नहीं पहुंच रहे हैं। चंदे की राशि नहीं दिए जाने पर गांव के 14 आदिवासी परिवारों को बहिष्कृत किए जाने का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोते गांव का है। मामले की शिकायत पीड़ितों ने बालाघाट मुख्यालय में पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से की है। पीड़ितों की माने तो नवरात्रि पर्व के दौरान गांव के समिति के दबंग लोगों के द्वारा उनके मन मुताबिक चंदा मांगा गया था। पीड़ित परिवारों ने बताया कि उन लोगों के द्वारा चंदे की राशि जमा नहीं किए जाने पर गांव से बहिष्कृत करने की कार्यवाही की गई है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे पीड़ित मुन सिंह मसराम और धन सिंह परते ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते उनके काम ठीक ढंग से नहीं चल पा रहे हैं। वे सभी मजदूरी का कार्य कर अपने परिवार का जीवन यापन बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। ऐसे में गांव के कुछ समिति के दबंग लोगों के द्वारा आदिवासी परिवारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्हें चंदे के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा पहले लामता थाने में भी की गई थी। पुलिस के द्वारा समझाने का भी प्रयास किया गया। बावजूद इसके गांव के दबंग लोग मानने को तैयार नहीं हैं और 14 परिवारों को बहिष्कृत करने की कार्यवाही की गई है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, अच्छा सर, ये है कि इस संदेश से आए हम, क्योंकि हम सार्वजनिक के दुर्गा जी का चंदा 201 रुपये रखे थे। हम उससे कोरोना महामारी के चलते हुए हम अपने इच्छा अनुसार 101 रुपये दे रहे थे, तो 101 रुपये ना लेने पर हमारा न्याय नहीं हुआ। इस वजह से हम यहाँ पे बालाघाट आ चुके। क्या बोल रहे हैं वो लोग? क्या बोल रहे हैं? वो गाँव से हमारे को पूरा समाज से बंद कर, सार्वजनिक समाज से हमको बंद कर दिया गया। गाय से लेकर डॉक्टर से लेकर दुकान से हमारे को कोई सामग्री नहीं दे रहे हैं। किन लोग, कौन लोग हैं? वो सार्वजनिक के समय है, सार्वजनिक के समाज। कौन है वो? ओम प्रकाश बागरेस, संतोष बागरेस, नरबत दौने और एवं अन्य। ये कौन लोग हैं गांव के? ये सदर अध्यक्ष महोदय है। कौन सी समिति के? ये सार्वजनिक। हाँ, गाँव। किसी से शिकायत करे थे आप? हाँ जी, हाँ, शिकायत की थे। टीआई साहब थाना में दिए थे। टीआई साहब को, टीआई साहब ने उनको बुलाए थे, उनको समझाया भी गया, हमको भी समझाया गया, पर वो लोग, हम समझ गए पर वो लोग समझे नहीं। वो समाज से इच्छा अनुसार चंदा दे रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि हम जितना मांगेंगे उतना ही तुमको देना पड़ेगा। हमने इच्छा अनुसार देने के लिए बोले थे और इच्छा ही अनुसार देंगे, तो हमारा इच्छा अनुसार चंदा नहीं लिया गया और हमको गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है। गाय चरवाहा से, डॉक्टर इलाज से और प्लस में डिपो लाट में जाते हैं हमारे पिताजी, वहाँ से भी उनको कहते हैं कि आज तक के उस डिपो में कोई भी 2 इंसान अकेला काम नहीं कर सकता, लेकिन अब बोल रहे हैं कि तुम 2 काम करोगे तो हम नहीं करेंगे। ऐसी अनेक प्रकार की हमको दिक्कत परेशानियां मिल रही हैं गांव से। नवरात्रा को बहुत दिन हो गए, दीपावली भी खत्म हो गई, इतने लेट क्यों शिकायत करने आए आप? लेट शिकायत करने, थोड़ी गाँव में अभी हमारी विवाद को वहीं पे ख़त्म करने की बात चल रही थी, लेकिन वहाँ पे हमको न्याय नहीं मिल पाया, इसलिए हमने कार्रवाई आगे कर दी। आपके क्षेत्र में जो थाना पड़ता है, हाँ जी, इसकी सूचना दिए थे? सूचना भी दिए थे, वहाँ के टीआई सर ने भी उनको समझाया, लेकिन वो लोग वहाँ पे भी नहीं समझ रहे हैं। तो फिर अब आगे क्या रणनीति आप लोगों की? रणनीति यही है, हमको न्याय चाहिए भाई। हम भी गाँव के, हमको भी गाँव में जीने का हक है, हमको गाँव के सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं।
पीड़ितों ने सोमवार को बालाघाट मुख्यालय पहुंचकर पूरे मामले से पुलिस के आला अधिकारियों को अवगत कराते हुए न्याय दिलाए जाने की मांग की है। वहीं इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने कहा कि चंदे की मांग को लेकर समाज से बहिष्कृत करने की शिकायत सौंपी गई है, जिसकी जांच एसडीओपी परसवाड़ा को सौंपी गई है। मामले के संबंध में थाना प्रभारी से चर्चा की गई है। पूरे मामले की जाँच कराई जाएगी, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्यवाही होगी। ये थाना लामटा के ग्राम माते गाँव से एक शिकायत कुछ लोग लेके आए हैं यहाँ पर, और उनका ये कहना है कि दुर्गा उत्सव के दौरान उनसे चंदा मांगा गया था गांव के कुछ लोगों द्वारा, उनके द्वारा नहीं दिया गया। इस कारण से उनके जो सामाजिक वहाँ पे लोगों द्वारा बहिष्कार किया गया है। उस संबंध में एसडीओपी परसवाड़ा को इसकी जांच दी गई है, और जो भी उसमें बात आएगी सामने उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर जिले के रामपाली थाना क्षेत्र के झाड़ गांव में 5 लोगों द्वारा आदिवासी परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट किए जाने की घटना सामने आई है। घटना में एक युवक को गंभीर चोटें पहुंची हैं, जिसे वारासिवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। घटना के संबंध में घायल राकेश के पिता सुखलाल मड़ावी ने बताया कि वो सोमवार की रात्रि करीब 9:30 बजे अपने घर सहज टोला झाड़ गांव में टीवी देख रहा था। तभी घर गांव के ही पवन चिखले और नरेंद्र सुलाखे घर पर आए और गोरेलाल वरकड़े को पूछने लगे, जिसकी जानकारी उसे ना होने की बात कहते ही दोनों द्वारा उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। उसके पुत्र मुकेश ने जब देखा तब उसने डायल 100 पर फोन लगाया, तब आरोपियों द्वारा उसका मोबाइल छीनकर उसे तोड़ दिया गया। इसी बीच उसके घर पहुंचे अन्य आरोपी प्रकृति नगपुरे, रामनाथ सुलाखे और प्रदीप सुलाखे द्वारा उसके छोटे पुत्र राकेश के साथ लकड़ियों से मारपीट की गई, और बीच बचाव करने आई राकेश की मां ताराबाई के साथ भी आरोपियों ने खींच तान कर झूमा झपटी कर उसके वस्त्र फाड़ दिए और मौके से फरार हो गए। 16/11/2020 को रात करीब 9 बजे झाड़गांव से कुछ लड़के आए सर, और वो हमारे घर में किसी व्यक्ति को पूछते हुए आए, और तो उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को तुमने छुपा के रखा है। हमने कहा हमने किसी को नहीं छुपा के रखा है, इतना पर कहा, और उन्होंने गाली गलौज चालू कर दी। और गाली गलौज करने के बाद में है तो पापा को भी धक्का मुक्की किए और मम्मी के साथ भी धक्का मुक्की किए, और मेरे छोटे भाई के कमर पे मारे हैं। शायद उसका अभी एक्सरा हुआ है, रिपोर्ट। क्या नाम है छोटे भाई का? राकेश कुमार मड़ावी। राकेश कुमार मड़ावी, अच्छा। उसको चोट आई है? चोट आई है, और मुझे भी मारा। और मैं जब 100 नंबर को फ़ोन लगा रहा था तो मेरा मोबाइल हाथ से छीन करके पटक दिए। ये देखो, ये इस तरह से फट गया मेरा मोबाइल। अच्छा, इसकी घटना की शिकायत करा दी थाने में? जी, ये रामपाली थाना में कराई। इस घटना में राकेश के पैर में अत्यधिक चोट लगने से उसे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से वारासिवनी सिविल अस्पताल लाकर भर्ती कराने के बाद पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने 5 आरोपियों प्रकृति नगपुरे, धनेंद्र सुलाखे, पवन चिखले, प्रदीप सुलाखे और शंकर सुलाखे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश कर रही है। ओबीसी महासभा बिरसा के द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण को यथावत रखने और जातिगत जनगणना को लेकर तहसील कार्यालय बिरसा पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ओबीसी आरक्षण के बढ़े हुए प्रतिशत को यथावत रखने के लिए ओबीसी महासभा बिरसा के द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही है। इसी क्रम में 17 नवंबर को तहसीलदार बिरसा को 27% ओबीसी आरक्षण को यथावत रखने, 2021 में ओबीसी जातिगत जनगणना कराने, निजीकरण को रोकने सहित 8 बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर ओबीसी महासभा की इन बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया, ओबीसी को उनका आरक्षण प्रतिशत नहीं मिला, तो भविष्य में विशाल आंदोलन करने के लिए ओबीसी वर्ग बाध्य होंगे। इस दौरान हेमंत साहू, गणेश यादव, मनोज मानेश्वर, मुकेश कावरे, राजकुमार यादव, उमेश यादव सहित अन्य मौजूद रहे। समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए बीटीवी न्यूज। द रीमंड शॉप, रीमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स, सभी रेंज के रेडीमेड्स, एसेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रीमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ,
रेमंड सूट्स डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917622292017। आइए अपने किचन को आकर्षक एवं सुंदर बनाएं गृह शोभा स्टील पैलेस के साथ, क्योंकि घर बनता है किचन से। स्टील, एल्युमिनियम, कांसे, तांबे के बर्तन एवं भगवानों की मूर्तियां मिलने का एकमात्र स्थान हॉकिंस प्रेशर कुकर पर विशेष छूट। पुराना गैस चूल्हा, मिक्सी, कुकर लाइए, नया ले जाइए। गृह शोभा स्टील पैलेस, हनुमान चौक, बालाघाट। लामता थाना क्षेत्र अंतर्गत अतरी मोड़ पर मंगलवार की दोपहर दो मोटरसाइकिलें आपस में टकराने से मोटरसाइकिल सवार एक नाबालिग की मौत हो गई। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों मोटरसाइकिल एक ही मार्ग की ओर से जा रही थी और मोड़ पर एक मोटरसाइकिल टकरा गई, जिससे ये सड़क हादसा हुआ। यहाँ अतरी निवासी मृतक युवक के भाई दीपक मानेश्वर ने बताया कि उसका 16 वर्षीय भाई आतिश मानेश्वर गांव से लामता सामान लेने गया था। यहाँ से वो सामान लेकर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल एक अन्य मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे उसे गंभीर चोट आने के चलते उसकी इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। वहीं जानकारी के अनुसार दूसरी मोटरसाइकिल का चालक अनिल वाघाड़े 34 वर्ष अपने साथी विक्की सोनवाने 22 वर्ष अर्नामेटा चांगोटोला निवासी के साथ लालबर्रा जा रहा था। वहीं लामता अतरी मार्ग पर पहुंचते ही मोड़ पर पीछे से आ रहे दीपक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में भर्ती घायलों और मौत की सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं दोनों ही पक्षों के परिजनों और घायलों के बयान दर्ज कर मामले को शून्य पर कायम कर अग्रिम विवेचना के लिए लामता थाने को डायरी भिजवा दी गई है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग डी.वी. सिंह ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2020-2021 के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार की गतिविधियां शुरू करें। प्रचार प्रसार की गतिविधियों का कैलेंडर सभी जिलों को भेज दिया गया है। इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग डी.वी. सिंह ने बताया कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में ईवीएम के संचालन की जानकारी दी जाएगी। स्थानीय निर्वाचन विषय पर वाद विवाद और निबंध लेखन प्रतियोगिता वर्ष 2014 में कम वोटिंग वाले मतदान केंद्रों से संबंधित मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना, विकासखंड एवं निकाय स्तर पर युवा संवाद कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, रैली आदि कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र भरने, मतदान के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव, मतदाताओं के लिए सुविधाओं की जानकारी, चुनाव मोबाइल ऐप और उसकी उपयोगिता के संबंध में मतदाताओं को जानकारी दी जाएगी। महिला एवं युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना, गर्भवती महिला, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाताओं को सुगमता से मतदान किए जाने की प्रक्रिया बताना और आयोग द्वारा किए गए नवाचारों और नियम निर्देशों में हुए संशोधनों से मतदाताओं और अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी में 17 नवंबर को ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के समस्त शासकीय हाई स्कूल और शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जिला बालाघाट के प्राचार्य वेबिनार के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मोहन बोपचे, अतिरिक्त परियोजना समन्वयक आर.पी. श्रीवास्तव, जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिले के 164 प्राचार्य उपस्थित और शेष 93 प्राचार्य अनुपस्थित थे। बैठक में डीजी लेप द्वारा पठन पाठन, शिक्षकों द्वारा बच्चों के फीडबैक एंट्री, विमर्श पोर्टल पर आपदा प्रबंधन की एंट्री, टीवी के माध्यम से अध्यापन करने वाले विद्यार्थी, रिवाइज टेस्ट की समीक्षा, शिक्षकों के
प्रशिक्षण, सीएम राइस एवं निष्ठा प्रशिक्षण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की विमर्श पोर्टल पर मांग और एंट्री, नामांकन के अनुसार पाठ्य पुस्तकों के वितरण की समीक्षा, फीडबैक फॉर्म भरने वाले विद्यालयों और शिक्षकों की समीक्षा आदि बिंदुओं पर जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र लटारे द्वारा की गई और समस्त प्राचार्यों को दिशा निर्देश दिए गए। अनुपस्थित प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन्हें अपना स्पष्टीकरण कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालाघाट के समक्ष उपस्थित होकर 5 दिवस के भीतर देने को कहा गया है। 16 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 21 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 15 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 16 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2294 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 22,033 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 35 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 15 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों और राज्यों में बालाघाट जिले के 225 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 नवंबर को बालाघाट जिले के 21 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इन मरीजों में किरनापुर तहसील के ग्राम पाथरी की 40 वर्षीय महिला, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 22 मार्डीकर गली का 22 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 16 साईं मंदिर के पास की 45 वर्षीय महिला, 8 वर्षीय बालिका, 26 वर्षीय युवती, वार्ड नंबर 32 मोती नगर की 29 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर का 48 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 3 का 65 वर्षीय पुरुष, प्रेमनगर की 57 वर्षीय महिला, ग्राम बघोली की 26 वर्षीय युवती, ग्राम हट्टा का 40 वर्षीय युवक, वारासिवनी तहसील के ग्राम मेंढकी की 4 वर्षीय बालिका, 10 वर्षीय बालक, 36 वर्षीय महिला, 40 वर्षीय महिला, 70 वर्षीय पुरुष, 44 वर्षीय पुरुष, 42 वर्षीय पुरुष, ग्राम कोचेवाही का 59 वर्षीय पुरुष, लालबर्रा तहसील के ग्राम मांझापुर का 42 वर्षीय पुरुष और 28 वर्षीय युवक शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई, बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 17 नवंबर को शाम 5 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 37 बेड मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन युक्त आईसीयू बेड पर 3 मरीज भर्ती हैं। 20 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 853 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा दिया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 41,360 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 37,526 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और अब चलते चलते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में प्रारंभ हुई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, 85,000 मीट्रिक टन बढ़ाई भंडारण क्षमता। अब मिलर्स भी केंद्र से सीधे उठा सकेंगे धान। 17% से अधिक नमी होने पर धान को पड़ेगा सुखाना। पहले दिन अधिकांश खरीदी केंद्रों में पसरा रहा सन्नाटा। राज्य मंत्री कावरे ने नाहरवानी में किया शुभारंभ। चंदा नहीं देने पर 14 परिवारों को किया गया बहिष्कृत। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से की मामले की शिकायत। लामता थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोते का है मामला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि की जा रही है मामले की जांच। आदिवासी परिवार के साथ युवकों ने की मारपीट। घटना में एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। रामपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झाड़गांव का है मामला। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आरोपी हुआ फरार। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के समाचारों से अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।